ये द लोन नेक्रोमैंसर। सेओनगवू एक भूतपूर्व विशेष बल सैनिक है जो अपनी राष्ट्रीय सेवा पूरी करने के बाद कॉलेज वापस आ गया है। एक छात्र के रूप में उसका साधारण जीवन एक दिन कक्षा के दौरान बिखर जाता है जब उसे और उसके साथी छात्रों को एक रहस्यमय संकेत का सामना करना पड़ता है जिसमें उनसे एक भूमिका चुनने के लिए कहा जाता है। सेओनगवू नेक्रोमैंसर को चुनता है, एक दुर्लभ क्षमता जो उसे मरे हुओं को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है। परिसर और बाहरी दुनिया के पतन के कगार पर होने के साथ सेओनगवू को अपनी नई शक्तियों का उपयोग भयानक राक्षसों से लड़ने और अपने साथी छात्रों को बचाने में मदद करने के लिए करना चाहिए। लेकिन क्या वे जीवित बच पाएंगे? ये द लोन नेक्रोमैंसर का पहला एपिसोड है। अध्याय की शुरुआत ट्रेन और बस से आने जाने के बाद सुनगवू यू के स्कूल पहुंचने से होती है। वह गुस्से में कहता है कि स्कूल आना जाना नरक है। हनहो ली प्रकट होता है और सुनगवू का मजाक उड़ाता है, विशेष बलों में अपने समय का उल्लेख करते हुए कहता है कि उसे और अधिक संभालने में सक्षम होना चाहिए। खुद को फिर से संभालने के बाद सुनगवू ने जवाब दिया कि हनहो को तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक वह सेना में नहीं चला जाता। हनहो गंभीरता से कहते हैं कि कोरिया एकीकृत होगा, लेकिन सुनगवू उनके शब्दों को बकवास मानते हैं। सुनगवू कहते हैं कि हनहो मियोंग नामक एक महिला की वजह से सेना में भर्ती नहीं हो पाया है और क्योंकि उसकी पहचान अस्पष्ट है। हनहो उदास होकर सुनगवू से कहता है कि वह मियोंग का जिक्र न करे, लेकिन सुनगवू लापरवाही से बात जारी रखते हुए कहता है कि उसने कहानी की शुरुआत से 3 साल पहले हनहो को मियोंग के साथ कैंपस कपल बनने के बारे में चेतावनी दी थी। जब वे चुपचाप अपनी कक्षाओं में जाते हैं तो हनहो कैंपस की लाइब्रेरी के ऊपर देखता है, जबकि सुनगवू सोचता है कि क्या उसने हनहो को अपनी चिढ़ाने की आदत से बहुत दूर धकेल दिया है। बिना पीछे मुड़े सुनगवू शर्मिंदगी से पूछता है कि क्या हनहो रोने लगा है, लेकिन हनहो चिढ़ाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसके बजाय वह लाइब्रेरी के ऊपर आसमान में कांपते हुए इशारा करता है। हनहो की सलाह पर सुनगवू आसमान की ओर देखता है और पूछता है कि क्या यह उसे मियोंग के चेहरे की याद दिलाता है। आसमान के भीतर मॉन्स्टर डाउनलोडिंग 99% कहते हुए पाठ की स्पष्ट रूपरेखा देखी जा सकती है। हालांकि सुनगवू इसे देख नहीं पाता है क्योंकि जैसे ही वह देखना शुरू करता है, ये गायब हो जाता है। सुनगवू हनहो की बात पर यकीन नहीं करता, चाहे हनहो उसे समझाने की कितनी भी कोशिश करे। वह हनहो को समझाता है कि वह बस चीजें देख रहा है और वे अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। हनहो सुझाव देता है कि वे कॉफी लें, लेकिन सुनगवू मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी कक्षा के लिए देर हो जाएगी। वे अलग हो जाते हैं और सुनगवू कमरा 404 में अपनी कक्षा में चला जाता है। सुनगवू थक जाता है और अपने प्रोफेसर का व्याख्यान सुनता है। उसे अफसोस होता है कि उसे हनहो के सुझाव के अनुसार कॉफी नहीं मिली। जागते रहने की कोशिश करने के बावजूद वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और सिस्टम का पहला संदेश दिखाई देता है। इसे पढ़ने के बाद वह अपनी आंखें पोंछता है और इसके अस्तित्व पर संदेह करता है। इसी समय सब कुछ काला हो जाता है और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। ब्लैकआउट असामान्य रूप से घना होता है, इसलिए कक्षा से बाहर देखना भी असंभव है। हालांकि एक चीज जो हर कोई देख सकता है वह है सिस्टम से आने वाले संदेश। जैसे जैसे क्लास कार्ड इधर उधर फड़फड़ाते हैं, ज्यादातर छात्रों में झिझक और संदेह घर कर जाता है। मिन्सू पहला छात्र है जो कार्ड चुनता है। वह योद्धा वर्ग चुनता है और अचानक एक तलवार प्रकट होती है जिससे भयभीत कॉलेज के छात्र चौंक जाते हैं। ये दृश्य देखकर सुनगवू कार्ड के साथ स्थिति को जितना संभव हो उतना अच्छी तरह से समझता है और वह क्लास कार्ड चयन समाप्त होने से ठीक पहले एक झटके में नेक्रोमैंसर कार्ड को पकड़ लेता है। सिस्टम सभी को सूचित करता है कि भविष्य में क्लास कार्ड चुनने का एक और अवसर होगा यदि कोई अभी तक नहीं चुना गया है, और फिर असामान्य ब्लैकआउट समाप्त हो जाता है। जब सभी लोग आश्चर्य और भ्रम के साथ मिन्सू की तलवार को देखते हैं तो सुनगवू आश्चर्यचकित होता है कि वह नेक्रोमैंसर बनने में कामयाब रहा। हालांकि ये साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि वह वास्तव में एक नेक्रोमैंसर बन गया था। उसने सवाल किया कि उसके सामने कोई स्पष्ट वस्तु क्यों नहीं दिखाई दे रही थी। उसके पास कोई स्पष्ट वस्तु न होने पर विचार करने के लिए ज्यादा समय नहीं था क्योंकि कमरे का दरवाजा खुल गया और एक छात्र मदद के लिए चिल्लाते हुए अंदर गिर गया। एक भूत उसकी पीठ पर था, उसका खंजर उसकी पीठ में गहराई तक घुस गया था। अचानक आए खतरे से हर कोई स्तब्ध रह गया और भूत के 1 दर्जन क्रूर हमलों के बाद युवक कुछ ही देर में मर गया।
सभी छात्र भूत से जितना संभव हो सके उतना दूर भागते हैं, लेकिन सुंगवू अपनी जगह से नहीं हिलता। वह धीरे से मिन्सू की ओर देखता है, पूछता है कि क्या उसे उसकी याद है। मिन्सू चीखता है और पूछता है, तुम मुझसे क्या करने की उम्मीद करते हो? और सुंगवू उदास होकर सोचता है, हम खत्म हो चुके हैं। भूत सुंगवू की ओर तेजी से बढ़ता है और वह खुद को भागने से रोकता है, ये देखते हुए कि अगर वह राक्षस की ओर पीट कर लेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो मृतक छात्र का हुआ। वह अपनी एड़ी घुमाता है और एक कुर्सी पकड़ता है, जिसका लक्ष्य उसे हवा में ऊपर उठाकर भूत की पीठ पर गिराना है। हालांकि वह कुर्सी के वजन से स्तब्ध रह जाता है, उसे एहसास होता है कि यह कुर्सी और डेस्क का संयोजन था। भूत एक बार फिर चीखता है और उछलता है, और सुंगवू तीव्र घबराहट में कुर्सी और डेस्क के संयोजन को ऊपर उठाकर भूत पर पटक देता है, जिससे वह एक ही बार में मर जाता है। उसे अपनी कड़ी मेहनत के लिए 10 सिक्के मिलते हैं और उसे एहसास होता है कि दुनिया एक वीडियो गेम की तरह काम कर रही है। उसके सहपाठी उसे सदमे और डर से घूरते हैं क्योंकि एक और अधिसूचना दिखाई देती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि मृतक उसके अधीनस्थ बन जाएंगे। वह एक स्क्रीन पर एक भूत के कंकाल की जानकारी का विवरण देखता है, और उसके सहपाठी गिरे हुए भूत की लाश की ओर इशारा करते हुए उसे चेतावनी देते हैं। भूत की लाश से नीली हरी ऊर्जा की एक झड़ी उठती है, जो एक अस्पष्ट आकृति को घेर लेती है। ये बिखर जाती है और पता चलता है कि लाश अब एक कंकाल में बदल गई है, जो सुंगवू के सामने एक घुटने पर झुकी हुई है। अब सुंगवू को यह एहसास हो गया है कि उसके वर्ग में क्या शामिल है, मृतकों के ऊपर उनके स्वामी के रूप में खड़े होने की क्षमता। एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर एपिसोड आपको पसंद आया तो अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।